हेलो फ्रेंड्स। तो आज अपने ज्योमेट्री 2018 के सेकंड पेपर के बारे में बात करेंगे। ज्योमेट्री 2018 के मैथमेटिक्स के सेकंड पेपर में ज्योमेट्री में से टोटल आपके पास 14 क्वेश्चन थे और पहले क्वेश्चन से अपने शुरू करते हैं इसको। कहता है द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन, दो पॉलीगन हैं जिनकी साइड्स का रेशो 5:4 है। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन, उनकी साइड्स का रेशो 5:4 है और डिफरेंस बिटवीन दियर इंटीरियर एंगल्स इज 9 डिग्री। दोनों के इंटीरियर एंगल का जो डिफरेंस है वो आपको 9 डिग्री दे रखा है और बोला गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो इस क्वेश्चन को डिटेल से पूरा फॉर्मूले पर जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ऑप्शन से देख सकते हैं। पेंटागन का हर एक इंटीरियर एंगल आपको पता है 108 डिग्री होता है, रेक्टेंगल का हर एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होता है। क्या दोनों का डिफरेंस 9 डिग्री आ रहा है? नहीं आ रहा। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। डेकागन के हर एक इंटीरियर एंगल का जो एंगल है वो 144 डिग्री होता है। ऑक्टागन का हर एक इंटीरियर एंगल 135 डिग्री होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस आप देख पा रहे हैं 9 डिग्री है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट सही है। द सम ऑफ दियर एक्सटीरियर एंगल्स इज 720 डिग्री। कोई भी पॉलीगन हो उसके बाहर वाले एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर दो पॉलीगन दे रखे हैं तो दोनों का जो टोटल सम होगा 720 डिग्री होगा। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आपके सही है। अगर इसी क्वेश्चन को बेसिक से करें तो हम इस तरीके से करते हैं इसको कि नंबर ऑफ साइड n1/n2 का रेशो में 5/4 दिया है। इंटीरियर एंगल का रेशो पूछा है क्या होगा, इंटीरियर एंगल का डिफरेंस दिया है। तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में n। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। ये हर एक पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है। माइनस दूसरा का इंटीरियर एंगल कुछ इस तरीके से हो जाएगा 180 डिग्री इज इक्वल टू आपको 9 डिग्री दे रखा है यहाँ पर। इसको n1 बोल दो, इसको n2 बोल दो। तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आपने n1 और n2 की वैल्यू फाइंड करनी है बस। तो थोड़ा सा ये कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, इसलिए इस तरीके से करने के बजाय जो स्टार्टिंग में हमने जो अप्रोच रखी है वो ज़्यादा ठीक रहेगी इसके अंदर। नहीं तो आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, n1 की जगह पर 5/4 इंटू n2 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। n1 की जहाँ जहाँ n1 आ रहा है उसकी जगह 5/4 इंटू n2 पुट कर दो और वहाँ से आपके पास n2 की वैल्यू आ जाएगी। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो n1 की वैल्यू आपके पास 10 आएगी, n1 की वैल्यू आपके पास आएगी 10 आएगी और n2 की वैल्यू आपके पास 8 आएगी। इसको सोल्व करने के बाद दोनों इक्वेशन को। तो सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की लेंथ l है, उसके अंदर एक सर्कल बनाया गया है। तो आपको पता है इन सर्कल की जो रेडियस होती है वो साइड अपॉन में 2√3 होती है। तो ये जो हमारे पास अंदर जो सर्कल बना है उसकी रेडियस होगी। कहता है सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ऑफ लेंथ l, द एरिया ऑफ एनी स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन दिस सर्कल। इस सर्कल के अंदर भी एक स्क्वायर बनाना है। तो हमें पता है कि सर्कल की रेडियस का जो डबल होएगा, इस सर्कल की रेडियस का डबल जो होगा वो स्क्वायर का डायगोनल होगा। तो सर्कल की रेडियस का डबल करता हूं, तो सर्कल की रेडियस का डबल किया तो डायमीटर की वैल्यू मेरे पास आ गई l/√3 आ गई। ये सर्कल का डायमीटर हो गया l/√3 सर्कल का डायमीटर है। इस सर्कल के डायमीटर की वैल्यू l/√3 है। ये आपके पास इक्वल टू रहेगी √2 इंटू साइड किसकी, स्क्वायर की, जो कि a हो जाएगी। तो यहां से a की वैल्यू l/√6 आ गई। मुझे इस a साइड वाले स्क्वायर का एरिया चाहिए तो l² हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन आंसर है। ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल था, सर्कल से पहले हमने सर्कल की रेडियस निकाली, उस रेडियस का डबल करके सर्कल का डायमीटर निकाला जो कि स्क्वायर का डायगोनल होगा। और स्क्वायर का डायगोनल आपको पता है तो स्क्वायर का एरिया जो है हम l²/6 से निकाल हो जाएगा। स्क्वायर का एरिया हो जाएगा l²/6। तीसरा क्वेश्चन, दो सिमिलर ट्रायंगल है, उनके एरिया का रेशो दिया गया तो उनकी रेशो ऑफ देयर साइड्स, तो उनकी साइड्स का रेशो पूछा गया क्या होगा। तो जो आपके पास एरिया का रेशो होता है उसका स्क्वायर रूट कर दो, वो आपके पास साइड का रेशो आ जाया करता है। हमने इसका स्क्वायर रूट करना था। तो ऊपर जो है, ऊपर आपके पास
यहाँ पर इसको 2 लिखेंगे तो 4 अंदर जाएगा, रूट 12 बनेगा, मतलब ऊपर आपके पास 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर है और डिवाइड में 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर है, इसका रूट करना है। तो हमारा आंसर आ गया 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3। इसको रैशनलाइज कर देंगे तो आंसर हो जाएगा, रैशनलाइज जब इसको करेंगे तो 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर बनेगा, अपॉन में तो 1 ही आएगा, तो 4 प्लस 3 7 माइनस 4 रूट 3, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7 माइनस 4 रूट 3। तो जो सिमिलर ट्रायंगल के अंदर एरिया का रेशियो होता है उसका स्क्वायर रूट करते हैं तो वो साइड का रेशियो आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं अपने। द कोड ऑफ ए सर्कल इज रूट 3 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस। किसी सर्कल की जो कोड है उसकी रेडियस की रूट 3 टाइम्स है। तो रेडियस अगर ये 1 है, ये रेडियस अगर 1 है, तो आपको शायद थोड़े दिन शायद पिछली वीडियो के अंदर ही बताया था कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर ये 1 है, ये 1 है और ये एंगल 120 डिग्री है तो ये रूट 3 होएगा। यहाँ पर उल्टा दे दिया, इसको रूट 3 दे दिया तो ये एंगल पक्का मेरे पास 120 डिग्री आएगा। The angle subtended by this chord at the minor arc is k times the angle subtended by the major arc। इसने माइनर आर्क पर जितना भी एंगल बनाया वो मेजर आर्क पर बनाए गए एंगल का k टाइम्स सबटेंडेड ऑन द मेजर आर्क है। ठीक बात है। तो अगर ये एंगल 120 डिग्री है तो हमें एक प्रॉपर्टी पता होती है कि ये एंगल अगर 120 है तो यहाँ एंगल उसका आधा होगा, 120 का आधा 60 डिग्री होगा, और यहाँ अगर 60 डिग्री होगा तो इसके सामने वाला ये जो एंगल आएगा वो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 60 है तो सामने वाला 120 होएगा, तो ये 60 है, ये 120 हो गया। अब उसने बोला था एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द माइनर आर्क, मतलब ये 60 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री इज k टाइम्स द 60 डिग्री। 120 डिग्री जो है 60 डिग्री का k टाइम्स है, तो k की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 2 हो जाएगा कि इस 60 डिग्री का उसने बोला k टाइम्स जो है वो 120 के बराबर है, तो k की वैल्यू आपके पास यहाँ पर हो जाएगी, k की वैल्यू 2 हो जाएगी, k की वैल्यू 2 हो जाएगी। और यहाँ पर एक बात और, अगर किसी को ये नहीं पता लग रहा कि ये 1 है, ये 1 है, तो ये रूट 3 है, रूट 3 है, ये रूट 3 है, और आपको ये एंगल फाइंड करना है क्या होगा, तो आप एक काम करें, इसको यहाँ पर एंगल को बाइसेक्ट कर दें, ये लाइन खींच लें, और आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर जब ये लाइन खींचेंगे तो 90 डिग्री पर कट करती है और मिड पॉइंट पर जाती है, तो इसको रूट 3/2 निकल जाएगा, ये रूट 3 है, ये रूट 3/2 हो जाएगा, ये रूट 3/2। ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, थीटा की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री आ जाएगी, और ये 60 हो गया तो पूरा 120। ये बात आप यहां से प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन। कहता है ट्रायंगल एबीसी साइड AB एंड AC आर प्रोड्यूस्ड। AB और AC को प्रोड्यूस किया जाता है, ये A है, ये B है और ये C है। साइड AB और AC को प्रोड्यूस कर दिया। द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ बी एंड सी, ये एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं डी पर, और ये एंगल अगर आपको 50 दिया गया है तो ये एंगल पूछा है, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है 90 माइनस a/2, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ये जो एक्सटीरियर एंगल जहां कट करते हैं ये एंगल होता है 90 माइनस a/2। a की वैल्यू 50 डिग्री थी तो 50/2 कर दो, तो 90 में से 25 गए आपके पास 90 माइनस 25, तो ये 65 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 90 माइनस a/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इफ टू लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, दो लाइनें AB और CD, AB और CD किसी O पॉइंट पर कट कर रही है, एंगल AOC इज 5 टाइम्स ऑफ एंगल AOD, इस एंगल का ये एंगल 5 गुना है, मतलब दोनों मिलकर 6 बना रहे हैं। इन दोनों का रेशियो अगर 1:5 है तो 180 डिग्री को इस रेशियो में बांटोगे तो 30 डिग्री और 150 डिग्री आएगा, मतलब एंगल AOD 30 डिग्री है तो ये 150 डिग्री होगा, और ये 150 है तो ये भी 150 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। आपका आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। If a point P moves such that sum of square of its distances from two fixed point A and B is constant, दो फिक्स पॉइंट दे रखे हैं, उन फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस के स्क्वायर का सम कांस्टेंट है, तो ये लोकस का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपके पास आउट ऑफ सिलेबस रहेगा, +1 क्लास का यहाँ पर कंसेप्ट काम आ रहा है आपके, तो वहां से अपने को इस क्वेश्चन को करेंगे, +1 के कंसेप्ट लगाएंगे तब इस क्वेश्चन का आंसर आएगा।
तो लोकस का पूरा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए अगर इस कंसेप्ट को अगर आप समझना चाहते हैं, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन का मैं आंसर देखता हूं क्या होगा। कहता है इफ ए पॉइंट P मूव सच दैट, कोई पॉइंट P है जो कि H, K मान लिया मैंने, H, K मूव कर रहा है, सच दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, इसकी A, B से डिस्टेंस के स्क्वायर और इसकी C, D से डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, उनका सम इज ए कांस्टेंट। तो इसकी इससे डिस्टेंस हो जाएगी H माइनस A का होल स्क्वायर प्लस K माइनस B का होल स्क्वायर, यहां पर इसका रूट आएगा अंडर रूट, इसकी इससे डिस्टेंस आ जाएगी H माइनस C का होल स्क्वायर K माइनस D का होल स्क्वायर, इस पूरे का हमारे पास हो गया रूट हो गया। उसने बोला इन दोनों डिस्टेंसेज के स्क्वायर का सम, दोनों डिस्टेंसेज के स्क्वायर का सम बराबर आ रहा है किसी कांस्टेंट के बराबर आ रहा है। तो जब अब इस इक्वेशन को अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, अंडर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आप देखेंगे कि यहां से h स्क्वायर बना, यहां से k स्क्वायर बना, यहां h स्क्वायर बना, यहां से k स्क्वायर बना, मतलब 2h स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर हमारे पास बन रहा है। यहां से h भी आएगा, यहां से k भी आएगा, यहां से फिर h आएगा, यहां से फिर k आएगा, बाकी सारी बातें कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब आपको कहीं ना कहीं यहां पर माइनस का 2ah माइनस का 2ch माइनस का 2bk माइनस का 2dk प्लस बाकी सारे कांस्टेंट मिलेंगे। फिर h की जगह जब x रखते हैं, k की जगह जब y रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप की जो इक्वेशन होती है वो आपके पास सर्कल की इक्वेशन होती है, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन जो सर्कल की होती है वो देखने में कुछ इस तरीके की होती है कि सर्कल की इक्वेशन हमें क्या कहती है कि सर्कल की इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, जो कि यहाँ पर सेम है, ठीक बात है। उसके बाद वो कहती है इक्वेशन कि x वाली कोई ना कोई टर्म होगी, कोई ना कोई y वाली टर्म होगी, कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। तो h को हम x रखेंगे तो x वाली टर्म्स भी है हमारे पास, y वाली टर्म्स भी है और हमारे पास कांस्टेंट भी है। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आएगी। तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते थे, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन, पैराबोला की इक्वेशन, इलिप्स वगैरह की इक्वेशन जो है +1 में आती है कॉनिक सेक्शन में, तो आप इसको छोड़ सकते थे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कहता है ट्राइटेंगल एबीसी, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है विद एसी एक हाइपोटेनस है, एसी एक हाइपोटेनस है, ठीक बात है, राइट एंगल ट्रायंगल है और एसी इसका हाइपोटेनस है, ठीक बात है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, उनमें से पूछा है क्या करेक्ट होगा, एसी क्यूब, एबी क्यूब और बीसी क्यूब वगैरह में लेस देन ग्रेटर देन वगैरह की बातें कर रहा है, क्या होगा, ठीक बात है। तो यहां पर कोई भी एक ट्रिपलेट लेके पहले इसको वेरीफाई कर लेते हैं क्या ठीक रहेगा। तो 4 का क्यूब आपको पता ही है 64 होता है, 3 का क्यूब आपको पता ही है 27 होता है, दोनों को ऐड करके देखा हमने तो 91 बना। 5 का क्यूब आपको पता ही है 125 होता है। तो यहां से आप आइडिया लगा सकते हो कि जो हाइपोटेनस का क्यूब होता है वो हमेशा बड़ा होगा बाकी दोनों के क्यूब के सम से, बाकी दोनों के क्यूब के सम से बड़ा होगा। एसी क्यूब इज ग्रेटर देन एबी क्यूब प्लस बीसी क्यूब, ठीक बात है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? किसी फिगर के अंदर दे रखा है रेडियस, कहता है इसकी 6 है, ठीक है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। ए से टी तक की लेंथ आपको 4 दे रखी है, ठीक है। द लेंथ ऑफ पीटी, पीटी की लेंथ पूछी है क्या होगी, इस पीटी की लेंथ पूछी गई है क्या होगी। रेडियस 6 है, 84 है, पीटी की लेंथ पूछी गई है। तो ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनस आपके पास 10 है और यहाँ पर परपेंडिकुलर या फिर बेस बोल दो ये 6 है, तो ये अपने आप ही 8 हो जाएगी, क्योंकि 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर मिलकर 10 का स्क्वायर बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कहता है एंगल आपसे पूछा गया है, व्हाट इज, कौन सा एंगल पूछा गया यहाँ पे, बस आपको ये 30 डिग्री इन द फिगर गिवन बिलो। एक यहाँ पर क्वेश्चन में हल्की सी मिस्टेक है, व्हाट इज देख लेते हैं कौन सा एंगल पूछा गया है। ये 30 डिग्री है, ये 70 डिग्री है और आपको बोला गया है कि एंगल बताओ कौन सा होगा। चल देखते हैं। पहली बात, ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, ठीक बात है। उसके बाद ये एंगल 70 डिग्री है, ये एंगल अगर 70 डिग्री है तो ये एंगल भी 70 डिग्री होगा, ठीक बात है। अब ये एंगल 70 है, ये 30 है, ये 70 है, ये 30 है, मतलब ये टोटल एंगल 100 हो गया, ये एंगल हमारे पास 100 हो गया।
उसके बाद अगर ये 100 है तो सामने वाला पूरा एंगल 80 होएगा, हमारे पास पूरा एंगल 80 होगा। ठीक बात है। ये 70 तो ये 70, ये 30 तो ये 30, और ये 30 है, ये 70 है, ये 100 हो गया, तो एंगल ये जो है ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, 80 डिग्री। इसके अलावा क्या हम कोई और एंगल बता सकते हैं? सर ये 30 है, ये 70 है, तो ये 80 होगा, बिल्कुल ठीक है। हम इस बीच वाले एंगल की कोई बात कर सकते हैं, आधे एंगल की? नहीं, हम उसके बारे में नहीं बता सकते। ठीक बात है। तो यहाँ पर यही पूछा गया होगा एंगल, आपसे क्वेश्चन में DCB पूछा गया होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास 80 डिग्री हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कहता है इस फिगर के अंदर AB डायमीटर है, ठीक है, सेंटर O पर है, ठीक है, एंगल EC और D कहाँ है, ये इसको D ले लेते हैं। एंगल ECD ये 32 है, 32 डिग्री। EDC ये भी 32 डिग्री है। ठीक बात है, ओके है। तो एंगल CEF पूछा है, क्या होगा एंगल CEF? ये एंगल क्या होगा? ये 32 है तो ये 64 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक बात है। ये सॉरी ये नहीं 64 होगा, एक सेकेंड। 64 जो होगा वो कुछ सेंटर पर बना एंगल सरकमफ्रेंस पर बने एंगल का डबल होता है, तो ये 32 है तो ये एंगल अपने पास 64 हो जाएगा। ये बात ठीक है, ये एंगल 64 होगा। ये सबका सरकमफ्रेंस पे बना है और ये आपका सेंटर पे बना है, तो एंगल COF ये एंगल आपके पास 64 डिग्री हो गया। ये दो ऑप्शन गलत है। उसके बाद इस एंगल के बारे में बात करनी है कि एंगल CEF ये एंगल पूछा है, क्या होगा, अपने इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये 32 है, ये 32 है, तो ये आपको पता है, तो इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, तो 32 प्लस 32 ये भी 64 हो जाएगा। तो दोनों एंगल आपके पास 64 डिग्री होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। कहता है दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर ट्रायंगल हैं, ठीक बात है। PQ 3 सेंटीमीटर है, ठीक बात है। AB आपके पास 6 है, ठीक बात है, मतलब डबल है। BR आपके पास 8.2 है, BR अगर 8.2 होगी, ठीक बात है, ये इस एंगल के सामने वाली साइड है, तो इस एंगल ये इसके बराबर हो जाएगा, इसके सामने ये हो जाएगा। ये 8.2 है, ये 6 का आधा 3 है, तो 8.2 का आधा 4.1 हो जाएगा, ये 4.1 हो जाएगा। उसके बाद PR आपको 5.2 दे रखी है और ये 5.2 दे रखी है, तो उसका डबल ये 10.4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4.1 एंड 10.4 डी ऑप्शन हो जाएगा। सीधा सीधा सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगी कि साइड का रेशियो बराबर होता है। 6 और 3 ने मुझे बता दिया कि 2:1 में साइड्स रखनी है, तो इसलिए आपका आंसर डी और डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। कहता है AD आपके पास 9 है, ठीक बात है, AD 9 है। DC आपके पास 4 है, ठीक है। BD पूछा है क्या है, तो आपको सीधा सीधा रिलेशन पता ही है, P √XY होता है। X की वैल्यू यहाँ पर 4 है, Y की वैल्यू 9 है, तो P की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 6 आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, कहता है इन द फिगर गिवन बिलो ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, विद ईच साइड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, तीनों साइडें 30 है, ठीक है। XY पैरेलल टू BC, XY जो है BC के पैरेलल है, ठीक है। XP पैरेलल टू AC, XP जो है वो AC के पैरेलल है। YQ पैरेलल टू AB, ठीक बात है। XY प्लस XP प्लस YQ, XY प्लस XP प्लस YQ, ठीक बात है। ये उसने बोला है कि कैसी है, 40 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहली बात, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में किसी भी साइड के पैरेलल कहीं पर भी कोई साइड फेंकोगे ना, वो हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगी। पहली बात तो ये कि वहां पर भी ट्रायंगल हमेशा इक्विलेटरल बनेगा, ठीक बात है। अब उसने बोला PQ की लेंथ बताओ, इस P से लेकर इस Q तक की लेंथ बतानी है, क्या होगी, P से लेकर Q तक की लेंथ बतानी है, क्या होगी। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये ट्रायंगल बनाया, ये इक्विलेटरल होगा, यहाँ ये ट्रायंगल बनाया, ये भी इक्विलेटरल होगा, यहाँ पर ये ट्रायंगल बनाया, ये भी इक्विलेटरल होगा। ट्रायंगल, तीन सारे ट्रायंगल जो हैं वो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएंगे, ठीक बात है। उसके बाद अगर ये x है, ये x है,
ये भी एक्स रहेगी क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल है, ये भी एक्स हो जाएगी आपके पास। ठीक बात है। उसके बाद ये लाइन कोई पैरेलल लाइन है, बिल्कुल पैरेलल है, तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगी, ये सारी साइड्स आपके पास एक्स एक्स वगैरह हो जाएगी। ठीक बात है। उसके बाद यहां से बी से लेकर सी तक की टोटल लेंथ आपको 30 दे रखी है, तो पी क्यू आपके पास फिलहाल हो जाएगी 30 माइनस 2x हो जाएगी। ये बात भी ठीक है, 30 माइनस 2x। अब यहां पर ये x है, ये x है, टोटल आपको 40 दे रखी थी, तो ये हो जाएगी 40 माइनस 2x हो जाएगी। ये बात भी ठीक है, 40 माइनस 2x हो जाएगी। ठीक है। अब ट्रायंगल जो है, ऊपर वाला ट्रायंगल ए एक्स वाई और पूरा ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल भी आपके पास सिमिलर ट्रायंगल है, तो हम यहां पर भी सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट लगा सकते हैं। टोटल लेंथ आपके पास 30 थी, तो ये हो जाएगी 30 माइनस एक्स, ये भी हो जाएगी 30 माइनस एक्स, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। मतलब 30 माइनस एक्स बराबर होगा 40 माइनस 2x की, तो यहां से x की वैल्यू आपके पास 10 आ गई। ये 10 है, ये 10 है, तो PQ भी आपके पास 10 हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था जिसका आंसर डी ऑप्शन है। तो आज की क्लास में बस ये थोड़ा सा 14th क्वेश्चन था जो आपको सोचना पड़ सकता है। बाकी सारे क्वेश्चन ये बिल्कुल नकली क्वेश्चन थे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते थे आज की क्लास में से। उसके बाद ये भी आसान है, ये भी आसान है, ये भी आसान था। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल आसान थे। बस एक क्वेश्चन नंबर 7 था ये जो छोड़ने वाला था। और ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है, अगर आप इसका मेथड करेंगे तो मेथड से लंबा जाएगा, लेकिन इस तरीके से डायरेक्ट अगर वैल्यू पुट करके देख लेंगे तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। तो थैंक यू सभी को, जय हिंद। मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ।